अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आसिया कोसर और आज हम विजिट करेंगे NA46 और NA47। आज हम दिखाएंगे आपको इस्लामाबाद के दो रुख। एक रुख वो है जहां पर F6, E7, F8 और पोश सेक्टर्स जहां पर हर किस्म की सहूलियात, बिजली, पानी, गैस समेत तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं, तो दूसरी तरफ वो सेक्टर्स हैं G6, G7, कच्ची आबादियाँ और जो क्रिश्चियन कॉलोनीज़ हैं और साथ ही साथ मुस्लिम कॉलोनीज़ जो बनी हुई हैं, कच्ची आबादियाँ जो हैं उनका भी रुख करेंगे और उनका भी हम आपको मसाइल बताएंगे कि उनके क्या मसाइल हैं जहाँ पर कोई सहूलत मैसर नहीं, ना पानी आता है, ना ही बिजली और ना ही गैस की सहूलत मैसर है, ना एजुकेशन सिस्टम बेहतर हुआ और ना ही हेल्थ सेक्टर में कोई बेहतरियाँ आई। हम आवाम से बात करेंगे, पोश सेक्टर के मसाइल भी जानेंगे, साथ ही साथ इन आबादियों के और इस्लामाबाद के जो कच्ची आबादियां हैं उनके मसाइल भी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बिजली, पानी, गैस, हेल्थ, एजुकेशन और दीगर सेक्टर्स में क्या क्या बेहतरियां जो हैं वो लाई गई हैं। PDM हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, माजी में मुंतखब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने इन हलकों के लिए क्या किया, यहाँ के अवाम के लिए क्या किया। और आज हम इस्लामाबाद के इन दो सेक्टर्स के दो रुख आपको दिखाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि एक अमीरों का इस्लामाबाद और एक गरीबों का इस्लामाबाद हम आपको दिखाएंगे, जहाँ एक तरफ तमाम तर सहूलियात मैसर हैं तो दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी को लोग तरसते हुए नज़र आते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं अवाम से उनके मसाइल और सियासी जमातों की कारकर्दगी। इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और ये जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो माना जाता है। 1985 में ये हॉस्पिटल बनाया गया था और उस वक्त इस्लामाबाद की आबादी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार के करीब इस्लामाबाद की आबादी थी। अब 2023 में जो इस्लामाबाद की आबादी है वो तकरीबन 23 लाख जो है वो क्रॉस कर चुकी है। लेकिन उसके बावजूद ना तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बेहतरी लाई गई हॉस्पिटल में और ना ही जो है वो कोई खातर ख्वाह यहाँ पर कोई डॉक्टर्स की मज़ीद तैनाती की गई है। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स की जो असामियाँ हैं वो यहाँ पर खाली हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हम इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हम लोगों से जानेंगे कि उन्हें यहाँ पर आने वाले मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या उन्हें यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अद्वियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही, जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं वो बाहर से करवाए जा रहे हैं या हॉस्पिटल के अंदर जो है वो टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है या नहीं मौजूद। माजी में हमने देखा कि यहाँ पर अमूमी तौर पर जो है वो MRI मशीन और एक्सरे मशीन जो है वो ख़राब रहती है और जिसकी वजह से मरीजों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर दीगर टेस्टों की बात की जाए तो जो मेडिकल के टेस्ट होते हैं, जो यहाँ पर आने वाले मरीज़ होते हैं, उनके जो टेस्ट होते हैं वो भी मोस्टली बाहर से करवाने पड़ते हैं। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि क्या सूरत हाल वो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या टेस्ट जो है वो यहाँ से हो रहे हैं, नहीं हो रहे, दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही, और डॉक्टर्स का जो रवैया है उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कितनी सहूलियात जो हैं वो पिम्स अस्पताल में शहरियों को जो है वो दी जाती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से बल्कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें वो सहूलियात मिलती हैं जो एक स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी, जो नहीं मिल सकी, तो इस हवाले से हम लोगों से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, चेकअप करवाने आई हैं। मुझे ये बताएं कि कैसा चेकअप होता है, डॉक्टर्स का रवैया कैसा है? अच्छा चेकअप करते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा है। जो मेडिसिन वगैरह हैं वो मिलती हैं यहाँ से? मेडिसिन तो मैंने अभी नहीं ली। अच्छा, जो टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं वो टेस्ट फैसिलिटी हॉस्पिटल में मौजूद है या बाहर से करवाने पड़ते हैं? नहीं, अभी तो उन्होंने टाइम दिया है। किस चीज़ का टाइम? टेस्ट का डेट दी है 12 को। तो 12 तारीख को यहाँ पर टेस्ट करेंगे जी। किस चीज़ का टेस्ट? अभी टाइम दिया है। अच्छा, टाइम दिया है। हाँ। आप इनके साथ आई हैं? ये बताइएगा क्या देख रही हैं हॉस्पिटल में, टेस्ट की फैसिलिटी और दीगर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? जी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और टाइम पे टेस्ट मिल जाते हैं और ये है कि बहुत पहले की निस्बत अब ये हॉस्पिटल अच्छा है। पहले की निस्बत बेहतरी आई है। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं कि टेस्ट जो हैं वो बाहर से करवाने पड़ते हैं लोगों को और जो मेडिसिन होती हैं वो भी बाहर से परचेज़ करनी पड़ती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी ख़ुद अम्मी हार्ट पेशेंट हैं तो अभी हमें अभी ही टेस्ट करवाए थे और आधे घंटे में रिपोर्ट भी मिल गई और मेडिसिन भी अभी वो डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो मिल जाएंगी। मुझे ये बताएं कि कैसा देख रहे हैं यहाँ पर, टेस्ट वगैरह और दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं हॉस्पिटल? जी, दवाइयाँ जो हों वो मिल जाती हैं, जो ना हों वो बाहर से लेनी पड़ती हैं, वरना चेकअप वगैरह सही कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं। टेस्ट अंदर से हो जाते हैं? ये कह रहे हैं कि टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं, पैसे अंदर से करवाए, अंदर से जो नहीं हो रहा तो वो बाहर से करवाए। बाहर से जो टेस्ट करवाए कितने का करवाया? वो 5,100 का। और जो अंदर वाला टेस्ट था उसकी कितने? इसकी मैंने फीस नहीं दी है।
वो सस्ते वाले टेस्ट अंदर से हो जाते हैं ना, महंगे वाले बाहर ये से। तो मुझे पता नहीं है, ये मुझे अच्छा, इतना पता दवाइयों है। की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? दवाइयाँ तो बेटा अब वो पर्ची वगैरह टेस्ट वगैरह चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा अंदर से देंगे या बाहर से लिखेंगे। बाहर ये से पता जब टेस्ट करवाने पड़ते हैं इतने महंगे महंगे, तो अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग? नहीं। तो क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है ना, मजबूर है, क्या करें फिर। गवर्नमेंट तो कहती है सरकारी अस्पताल है, फ्री में होंगी चीज़ें। होगा सरकारी, लेकिन हमारे लिए सरकारी नहीं है। टेस्ट भी बाहर से लिखवाया तो दवाइयों का पता नहीं है। अब इधर से कोई मिली तो एक आधी मिलेगी, बाकी तो बाहर से लेनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे सरकारी अस्पताल का क्या फ़ायदा हुआ? जहाँ पर कुछ फायदा बस यही है कि चेकअप हो जाता है, इसके अलावा तो कोई खास बस फायदा एक चेकअप की फीस जो है हाँ जी, वो वो। बच जाती है, बाकी जी, जी, खातर वही। ख्वाह कोई वो नहीं होता। जी नहीं, कुछ भी नहीं। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, आप बताइएगा, चेकअप करवाने आए हैं? जी चेकअप करवाना है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर मेडिसिन की, टेस्टों की, डॉक्टर्स के रवैये, क्या सूरत हाल मतलब है? हर चीज़ सही है, डॉक्टर भी रवैये भी सही है, इनके टेस्ट वेस्ट हर चीज़ सही है। बस जो बड़े बड़े टेस्ट हैं वो बाहर से होते हैं, 10,000 15,000। जैसे सिटी स्कैन हो गया, यहाँ पे तो टाइम देते हैं, तो अर्जेंट का पेशेंट को कोई पेन होती है, कुछ हो जाता है, तो फिर बाहर से करवाना पड़ता है। बाकी यहाँ का इलाज और डॉक्टर सब ठीक ठाक है। अच्छा, हमने देखा लोग हमें गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मोस्टली जो एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं वो बाहर से करवाए जाते हैं। बाहर से करवाए जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे टाइम देते हैं, 1 महीने का टाइम देते हैं, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, यहाँ पे नहीं होता तो बाहर से। फिर एक गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा इतने महंगे टेस्ट? एक गरीब आदमी बस गुजारा है, अल्लाह पे तवक्कल करके, भरोसा करके, बस जो नसीब में आ गया तो कर लेते हैं, नहीं होते तो बाहर से करवा लेते हैं, कहीं ना कहीं से उधार करके गुजारा कर लेते हैं। दवाइयाँ अंदर से मिल रही हैं या बाहर से खरीदनी पड़ती है? कुछ महंगी जो दवाइयाँ होती हैं वो बाहर से मिलती हैं, और जो कम रेट वाली दवाइयाँ होती हैं बुखार वाली या ये अंदर से मिलती हैं। देखिए, नींद बुखार की तो जो दवाइयाँ हैं वो तो आप समझ लें कि ना होने के बराबर जी ना, होते हैं। तो वो अगर हॉस्पिटल से मिल रही हैं तो वो तो फैसिलिटी तो ना हुई ना। फैसिलिटी तो ये है कि आपको हार्ट पेशेंट हैं या आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसकी मेडिसिन और टेस्ट अंदर से फ्री हों, वो हो रहे हैं? जी टेस्ट तो फ्री हो रहे हैं, लेकिन मेडिसिन जो है वो महंगी जो है वो बाहर से। अभी जो मेरा महंगे ब्लड का- टेस्ट होते हैं वो बाहर से करवाते हैं या हो जाते हैं यहाँ से? यहाँ कुछ हो जाते हैं और कुछ लिख दे देते हैं। जो ज़्यादा महंगे होते हैं वो बाहर से करवाने पड़ते हैं। महंगे टेस्ट बाहर से करवाने बाहर- पड़ते हैं। बाहर से कितना करवाने। मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि सरकारी अस्पताल में बंदा आता है कि आसानी हो? जी यहाँ आसानी भी है, लेकिन मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा है। बार बार आना पड़ता है, बार बार। एक अभी मैंने टेस्ट लेना है, कभी अंदर लेबार्टरी में भेजते हैं, कभी बाहर भेजते हैं, फिर अंदर बाहर आते हैं तो बाहर वाले बोलते हैं अंदर जाओ, अंदर वाले बाहर जाते हैं वो बोलते हैं बाहर जाओ, बाहर से आपको टेस्ट मिलेगा। जब बाहर से इतने महंगे महंगे टेस्ट आपको करवाने पड़ते हैं तो कितना मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए आता है कि जी खर्चा ना हो, जी आसानी से इलाज हो जी, सके। आसानी से। तो वो आसानी आपको यहाँ मिलती है? जी पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आधी मिल रही है, आधी फैसिलिटीज। आधी फैसिलिटी। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, इदारों को? ठीक है, लेकिन शिकायत जो है वो उनका अजाला होना चाहिए। अजाला होना चाहिए। बिल्कुल, शिकायत का जो है वो अजाला होना चाहिए। आप बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रही हैं यहाँ पर हम हॉस्पिटल? इधर 2 माह हो गए इधर एडमिट है, मेरे हस्बैंड ब्लड कैंसर है। तो ये है कि मेडिसिन ना कोई ड्रिप अब मिलती है, वो सब हम अपने पास से ला रहे हैं, कैनूले भी अपने पास से ला रहे हैं, सारी चीज़ें खुद से ला रहे सारी हैं? चीज़ें खुद से ला रहे नहीं, हैं। ये तो वो चीज़ें हैं कि ये आपको नहीं हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही ना, नहीं मिली। वो कह रहे पीछे से ही नहीं आ रही, हम क्या करें, नहीं दे रहे कुछ भी। कैनूले, नॉर्मल सेलाइन, छोटी वाली, ये सब हम अपने पास से ला रहे हैं। और जो टेस्ट हैं वो टेस्ट जो छोटे टेस्ट हैं वो इधर से हो रहे हैं, बाकी जो बड़े टेस्ट हैं वो सारे बाहर से हो रहे हैं, शफा इंटरनेशनल से हो रहे हैं और CMS से हो रहे हैं, वो हम उधर से करवा रहे हैं। तो कभी आपने सवाल नहीं किया हॉस्पिटल इंतज़ामिया से कि ये किससे सरकारी करें? हॉस्पिटल है तो यहाँ से? किससे करें हम सवाल? कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता इधर। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल है तो टेस्ट और मेडिसिन तो फ्री होती है सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल का मकसद ही यही है ना। कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरे भी हस्बैंड की पहले मेरा बैतुल माल का फॉर्म बना हुआ था, वो अभी मेरा जो है ख़त्म हो गया चेक। दूसरे चेक के लिए अभी वो धक्के खाने पड़ रहे हैं मुझे, और वो चेक जो है मेरा वो इस महीने कह रहे हैं कि MD रिज़ाइन हो गया, वो आएगा साइन करेगा तो मिलेगा। अभी मैं खुद 50,000 की 70,000 की मेडिसिन दूसरी कीमो की अपने हस्बैंड की खुद लाई हूँ। तो क्या तो कहना गरीब चाहिए? बंदा क्या करे, कमाने वाला ही बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तो किस तरह फिर आगे का निज़ाम चले। थोड़े से तो हमें कुछ फ़ायदा हो ना, इधर सरकारी अस्पताल में लाने का क्या मकसद है कि कुछ तो हमें मिले, सिवाय बेड के रेंट के अलावा बाकी सब चीज़ें हम खुद ही कर रहे हैं। मतलब एक बेड आपको फ्री मिला, बाकी जी, कुछ भी बाकी नहीं। सब हम खुद ही कर रहे हैं।
नहीं देखें, ये जो हमने यहाँ भी लोगों से बात की, वो छोटी मोटी मेडिसिन जो होती हैं वो तो डिस्पेंसरी से भी मिल जाती हैं। नहीं, फिर सरकारी हॉस्पिटल का इतना बड़ा हॉस्पिटल होने का क्या स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर तो बहुत ही गुड है। इधर के जो डॉक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर सादिया, डॉक्टर कासिम गुड है, बहुत अच्छे हैं। मगर क्या करेंगे, उनके पास भी पीछे से सामान नहीं आ रहा, वो हमें कहाँ से देंगे? जाहिर है डॉक्टर्स अपने से तो नहीं दे सकते, लेकिन तो नहीं दे सकते गवर्नमेंट को और जाहिर है मरीज को बचाना है, फिर वो हमें बाजार से लिख के देंगे ना। कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। सरकारी हॉस्पिटल में आने 2 महीने हो गए मुझसे पूछें कितना मुश्किल हो गया सारा। मैंने कितनी अपनी चीज़ें जो हैं वो सेल की हैं, इधर उधर से कर्ज उठा रही। ज़ाहिर है इलाज तो करवाना है ना हस्बैंड का, रिश्तेदार भी इमदाद करेंगे, कितनी हद तक करेंगे वो लोग? ये बीमारी ऐसी है ना, मेरा अब तक 13 लाख लग चुका है, अभी 2.5 लाख बैतुल माल से मिला था, बाकी 13-14 लाख मेरा लग चुका है इनके ऊपर। सारी चीज़ें सेल करती हैं, उसके बावजूद जी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और फर्दर भी अपने पैसों से करवाना पड़ेगा। पैसों से करवाना पड़ेगा। तो ये बताइएगा कि पिम्स हॉस्पिटल है, पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर तक मौजूद नहीं है। अंदर मेडिकल स्टोर है ना मैडम? मेडिकल स्टोर नहीं है, लोग कह रहे हैं यहाँ पर मेडिकल स्टोर नहीं है। मेडिकल स्टोर है, एमएचएच के साथ मेडिकल स्टोर है, सामने भी मेडिकल स्टोर है। वो तो G8 में जो आप मरकज की बात कर रहे हैं वो तो ना करें ना, हॉस्पिटल की बात करें। इतना दूर तो नहीं है, 2 कदम के फासले पर है, अंदर भी मेडिकल स्टोर है। अच्छा, मुझे चलें, आप मुझे इंतजामिया के बंदे लग रहे हैं, जरा हम लोगों के बात। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर टेस्ट जो हैं वो लोगों को मोस्टली बाहर से करवाने पड़ते हैं, स्पेशली जो ऑपरेशन के पेशेंट हैं। देखें जो टेस्ट पड़ा हुआ है यहाँ से किया हुआ है, जो हमारे पास जो टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे फिर बहुत से टेस्ट हो रहे हैं। कोई शादर नादर का जो टेस्ट है वो जो नहीं हो रहा वो नूरी से होता है, तो डॉक्टर नूरी का लिख देते हैं, या कोई बाज़ औक़ात कोई टेस्ट बाहर का भी लिख देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टेस्ट जो है हमारे पास यहाँ पर अभी हमने तकरीबन 12 से 15 लोगों से बात की है, उनमें से 90% लोगों ने कहा कि जो बड़े टेस्ट हैं, जो महंगे टेस्ट हैं वो बाहर से करवाने पड़ते हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। MRI हॉस्पिटल में हो रही है, CT स्कैन यहाँ पे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो इससे महंगा हो रहा है, तो लोगों का क्यों नहीं हो रहा? फिर ये सारे झूठ बोल रहे हैं जो यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ चले, कैमरा लेके चले, तो MRI में आपको दिखाता हूँ, हो रही है, MRI भी अंदर हो रही है, CT स्कैन अंदर हो रहा है। नहीं ये ना करें, यहाँ पर मैं आपको 150 बंदा खड़ा करके दे सकती हूँ जिनको दवाइयाँ अंदर से नहीं मिल रही। मैडम जी, जो मेडिसिन सुबह 8 बजे से लेके अभी टाइम क्या हो गया आपके पास? सर मेरे पास टाइम है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। नहीं ये लॉजिक नहीं है कि लेट हो गया तो दवाई नहीं मिली। नहीं ये लॉजिक नहीं है कि दवाई लेट हो गया तो इसलिए नहीं मिली। मैडम जी, जो मेडिसिन होती है सुबह सवेरे इशू करवाते हैं, वो 1 बजे तक तकरीबन खत्म हो जाती है, OPD है ना, तो उसमें ये कह रहे हैं मेडिसिन मिलती है यहाँ पर और टेस्ट भी होते हैं। क्या पता कहाँ मिलती है, कब मिलती है, हमें तो नहीं पता। हम तो अटक से आए हैं, 4 बंदे आए, मरीज को लेके आए हैं। इस वक्त तो कुछ भी नहीं स्टोर में होता है, इस वक्त स्टोर छोटा OPD का ये स्टोर तो बात ना करें, पिम्स सबसे बड़ा आप OPD का स्टोर है। अभी आप कह रहे थे यहाँ पर मेडिकल स्टोर मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है। वो मेडिकल एक स्टोर है, एक मेडिकल स्टोर है जो पिम्स का अपना है, वो अंदर है। उससे इस वक्त मेडिसिन जो अवेलेबल होती है वो मिलती है, लेकिन सुबह के टाइम हर मेडिसिन मिलती है, तमाम मेडिसिन मिलती है। हाँ, जो प्राइवेट स्टोर है आपने को मैंने बताया वो MCH के साथ है, वहाँ पे भी मेडिसिन मिलती है। प्राइवेट से तो मिलती है, हर जगह से मिलती है, प्राइवेट की बात ना करें। हम मंडी बाउद्दीन से आए हैं, ठीक है ना। हम 10 साल से अब्बू का वेस्कुलर के मरीज़ हैं, इधर इलाज करवा रहे हैं। बाहर से महंगी दवाई ले देते हैं, 16,500 हज़ार 12,000 हज़ार के टेस्ट होते हैं। हम गरीब लोग किराया भर दें, गाड़ियों का किराया दें या क्या करें? अब ये बताएं ना। अब गाड़ी का किराया तो पिम्स नहीं देता। वो सिर्फ उन्होंने बात की है, बात घुमाए मत, बात वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सारा, ये नहीं कहते कि आप गाड़ी को किराया दें, लेकिन हमारे अब्बू का इलाज तो करवाएं ना। अब किराया देंगे, नहीं आप गलत पॉइंट आप पकड़िए, बात इनकी सुने, वो टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट और मेडिसिन की बात कर रहे हैं। दवाई जो अवेलेबल होती है फार्मेसी में, जो फार्मेसी वाले सुबह 10 रुपए की पैनाडॉल दे देते हैं हमें, ये ले जाए बस, बुखार अब्बू को दर्द है दे दे। लेकिन हम क्या टैबलेट है, वो जो मेडिसिन अवेलेबल है। क्यों नहीं अवेलेबल? हम यही पूछ रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में क्यों अवेलेबल नहीं? आप 5 रुपए की पैनाडोल लोगों को पकड़ा रहे हैं, वो सही कह रहे हैं ना, इस तरह ना करें। अच्छा ये एक रिक्वेस्ट है, ये बताएं कि अगर किसी भी आप शिफा इंटरनेशनल में चले, हार्ट इंटरनेशल में चल जाए, क्या पैनाडोल नहीं खाएगा वो? कंपैरिजन ना करें शिफा के साथ। अर्ज ये कर रही हूँ कि इन्होंने, आप इधर आए ना, आप टेस्ट बाहर से करवाती हैं, आप इधर जरा थोड़ा नहीं बाहर से नहीं करवाती। लेकिन सुबह आज मेरा अब्बू का CT स्कैन है, सुबह 10 बजे से की आई हुई इधर, ठीक है ना, मंडी बाउद्दीन से घूम का उधर से मुँह लगाओ, उधर से लगाओ, उधर से लगाओ, उधर। अब दे दिया टाइम कि जुमरात को आ जाना, आपका टेस्ट हो जाए। आप बताइएगा क्या सूरत हाल जो है वो पिम्स की देख रहे हैं कि किस तरह की बेहतरियाँ पिम्स के अंदर लाई जा सकती हैं? सूरत हाल ये है कि वाकई ये यहाँ तो पेशेंट ले रहे हैं। दूसरा नंबर बात यह है कि जो पेशेंट होता है उसके ऑपरेट करने के लिए लॉन्ग टाइम बताते हैं, 6 महीना। अभी हमारे
ये सिस्टर थी, उसके लिए मैं वो ऑपरेट की डेट ले रहा था। 6 महीने की बाद ये डेट मिली है। क्योंकि हम दूसरी बात यह है कि बाकी जो लोग हेल्थ कार्ड पे वो भी बंद किया हुआ है, तो पैसे ले रहे हैं, पैसे के बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, पैसे क्यों ले रहे हैं? लेते हैं पैसे, यहाँ सब पैसे लेते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, सब लेते हैं पैसे। और दवाइयाँ और टेस्ट अंदर से होते हैं कि वो भी बाहर से? नहीं, टेस्टें सब बाहर से होती हैं, दवाई भी बाहर से होती है, हर चीज़ बाहर से होती है, अंदर से तो कोई चीज़ नहीं मिल रही है। बस एक फैसिलिटी यहाँ पर अंदर मौजूद है कि डॉक्टर आपको सिर्फ फ्री में। अभी मैंने सिस्टर को चेक करवाया, अभी ये सब टोटली मेडिसिन जो कह रहे हैं वो बाहर से मिलेगी, अंदर से कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। और इनकी जो टेस्टें भी हुई है, टेस्ट भी मैंने बाहर से करवाई है। एक MRI करवाई है, वो देखे कैपिटल लिखा हुआ है। आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं आप। ये लिखा हुआ है, ये नहीं, ये चाहिए हमें। हाँ, ये अगर करें भी तो ये बाहर से MRI आपने बाहर से करवाई है? ये बाहर से करवाई है, देखे कैपिटल डायग्नोस्टिक है, यहाँ से करवाई है। और ये अगर यहाँ पे करें भी तो 6 महीने का टाइम बताते हैं। 6 महीने के बाद जनाब आपका ये 6 महीने में तो बंदा वही ना, इसी तो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, हल होनी चाहिए। ये सरकारी हॉस्पिटल है, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को और इसकी इंतजामिया को कि ये सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पर ना तो अद्वियात लोगों को मिल रही है, ना टेस्ट की सहूलत मिल रही है? ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ मेडिसिन फ्री होनी चाहिए, यहाँ टेस्टें फ्री होनी चाहिए, ताकि लोग दूर दूर से आते हैं, ये लोग कश्मीर से आते हैं। अब ये कहाँ से, इनके पास इतना पैसा कहाँ से है कि ये बाहर जो करें मेंटेन, ये नहीं हो सकता। ये बड़ी मुश्किल बात है कि एक तो कश्मीर से सफ़र करके आए दूर से, और गरीब लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और टेस्टें भी बाहर से करवाएं, मेडिसिन भी बाहर से करवाएं। यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर खाली चेक करता है, देख के डॉक्टर देखता है कि ये बीमारी है और लिख के देता है मेडिसिन, बस इनका ये काम। बस इतना फैसिलिटी है कि डॉक्टर फ्री में चेक करता है, बाकी टेस्ट मेडिसिन सब चीज़ें। अभी मैंने अपना प्रॉब्लम था, स्किन प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है, स्किन को खारिश का मसला था। वो मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि बच्चे का आप वो मंगवाए, व्हाट्सअप पिक्चर मंगाए, दूर है, कश्मीर में है। तो मैंने मंगवाया, तो अभी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, बस नहीं जी वो बच्चे को इधर ले आए। मैं वापस आ गया, मैंने कहा छोड़ो। वो मुझे कह रहे हैं कि बाहर निकल जाए। इस तरह बिहेव किया है कि जिस तरह मैं इंडिया से आया हूँ। यहाँ मैंने कहा कि आपके डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप व्हाट्सएप मंगवाओ, उन्होंने कहा नहीं जी व्हाट्सएप पे नहीं हो, बच्चे को यहाँ पे बुलाओ, यहाँ हम चेक करेंगे, चेक करके मेडिसिन आपको लिखवाएंगे। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है पिम्स, जिसे रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो कंसीडर किया जाता है, और उम्मीद ये की जाती है कि यहाँ पर शायद शहरियों को बेहतर, मरीज़ों को जो है वो इलाज मिलेगा और बेहतर सहूलियात मिलेंगी। लेकिन ना तो यहाँ पर जो है वो टेस्टों की सहूलत मौजूद है। जितने भी मेजर टेस्ट हैं वो आपको बाहर से करवाने पड़ेंगे, चाहे MRI है, चाहे CT स्कैन है, चाहे ECG है, वो आपको बाहर से करवानी पड़ती है। साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं वो भी ज़्यादातर जो है वो बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। पैनाडोल, डिस्प्रिन जैसी जो छोटी और कम कीमत की अद्वियात हैं वो तो आपको पिम्स हॉस्पिटल के अंदर मैसर हैं, लेकिन जो महंगी दवाइयाँ हैं वो सारी जो हैं वो बाहर से परचेज़ करनी पड़ती हैं मरीज़ों को। मरीज़ हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिला शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। NA47 में ये एक वाहिद हॉस्पिटल है जो NA47 के लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें। इसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मुतअद्दिद डिस्पेंसरियाँ जो हैं वो कायम की गई हैं, तकरीबन 40 के करीब जो हैं वो डिस्पेंसरीज़ हैं, लेकिन उनमें से 7 से 8 डिस्पेंसरीज़ भी जो हैं वो फंक्शनल नहीं हैं, जो सरकारी इदारों के अंदर मौजूद हैं। जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्पेंसरी मौजूद है वो आपको ऑपरेशनल मिलेगी, और इसी तरह जो दीगर इदारों के अंदर डिस्पेंसरीज़ मौजूद हैं वो ऑपरेशनल हैं। जो इलाकों के में बनाई गई हैं, मुख्तलिफ़ हलकों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो डिस्पेंसरीज़ बनाई गई हैं आम आवाम के लिए, उसमें से मोस्टली डिस्पेंसरीज़ जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। और हॉस्पिटल की सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पर आवाम को कितना रिलीफ दिया जाता है और कितनी अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है और क्या सहूलियात दी जाती हैं वो आपने देखी हैं। अब हल्के के बाकी मसाइल की तरफ चलेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस चलेंगे और जाकर देखेंगे कि इस हल्के में मज़ीद किन मसाइल का आवाम को जो है वो सामना करना पड़ता है। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ, और अब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान निकवी और अपकमिंग कैंडिडेट भी हैं NA46 और 47 के। आज उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि इस्लामाबाद के मसाइल क्या रहे, 46 के क्या मसाइल रहे NA, और NA47 के किन मसाइल का जो है वो हल निकाल सके, कितना कॉपरेट जो है वो सियासी नुमाइंदों की जानिब से माजी में उनके साथ किया जाता रहा, और अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो हल्के के जो मसाइल होंगे उन्हें किस तरह से हल करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप चूँकि डिप्टी मेयर रहे हैं, और डिप्टी मेयर तो पूरे इस्लामाबाद के आप चूँकि रहे हैं, किन किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ा बतौर डिप्टी मेयर, और आवाम के ऐसे कौन से मसाइल थे जो आपकी टॉप प्रायोरिटी रहे?
जैसे कि जी 5 साल के लिए हम मुंतखब हुए थे, इस्लामाबाद के फर्स्ट डिप्टी मेयर इलेक्ट हुए थे। तो उसमें मेन मसाइल तो म्यूनसिपैलिटी रिलेटेड जो हमें सामने आए वो पानी का बहुत बड़ा इशू था। उसके अलावा देखा जाए तो दही इलाके में जैसे सैनिटेशन की टीम्स नहीं जाती थी वो, उसके अलावा जो शहरी इलाके तक महदूद था। और एक इस्लामाबाद में एक वो इमेज था जो एफ सीरियल में ज़्यादा लोग समझे कि सहूलियात उनको ज़्यादा मुयसर होती हैं, जी सेक्टर आई सेक्टर को इग्नोर किया जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो हमारे साथ थे, माशाल्लाह कवर करते थे। तो हमने कोशिश किया कि हमने जो सैनिटेशन के जो टीम्स थी उनको भी हमने दही इलाके तक उनका दायरा कार वसी किया। उसके अलावा हमने कोशिश की कि जो पानी के इशूज़ थे, जो लाइंस थी डैमेज लाइंस, वो हमने चेंज की। उसके अलावा हमने महदूद वसाइल तो हमारे पास महदूद थे। उसके अलावा हमने कोशिश की कि जो दही इलाके है वहाँ पे हमने अर्जुन कौंसल में 2-2 ट्यूबवेल्स लगवाए ताकि पानी के इशूज़ को बेहतर किया जा सके ज़्यादा। उसके अलावा जो दही इलाके के जो मुकीन हैं उनका एक बहुत बड़ा इशू था CDA के साथ, कि CDA आपको पता है कि एक एक्विजिशन हो जाती है तो फिर बिल्ड अप प्रॉपर्टी की नहीं होती, तो वो बड़ा लोगों को परेशानी थी। तो उसमें हमने कोशिश की, कमेटीज़ बनाई और कोशिश की कि हम उनके जो मसले हैं वो हल कर सकें। तो सबसे जो मेन इशू मैंने इस्लामाबाद में देखा है जी एज ए डिप्टी मेयर, वो जो इदारे हैं वो जैसे 3 बड़े इदारे जो इस्लामाबाद में काम करते हैं, CDA है, ICT है और MCA। तो वो 3 इदारों का वो तयन नहीं अभी तक हो पाया कि कौन सी चीज़ें CDA के पास हैं, कौन सी MCA, कौन सी ICT। अगर वो चीज़ का तयन हो जाए ना जी, तो वो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे लेवल पे इस्लामाबाद की बेहतरी के लिए काम किया अच्छा, हमने देखा कि इस्लामाबाद के हमने 2 रुख देखे। एक वो इस्लामाबाद है जो आप कहते हैं पोश सेक्टर, जहाँ पर हर किस्म की सहूलत आपको मिलती है, मार्केट से लेकर शॉपिंग मॉल से लेकर बिजली गैस पानी सब कुछ। दूसरी तरफ हमने वो इस्लामाबाद देखा जिसे आप कह सकते हैं कि गरीबों का इस्लामाबाद, जहाँ पर ना पानी की सहूलत मौजूद है, ना बिजली प्रॉपर आती है। गैस तो आप ये समझें कि सर्दी अभी पड़ती नहीं है, दिसंबर शुरू नहीं होता तो गैस बंद हो जाती है। ये 2 रुख हमने इस्लामाबाद के देखे हैं। आप इनको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे और किस तरह से आप इस्लामाबाद को बैलेंस कर सकेंगे कि गरीबों और अमीरों के इस्लामाबाद के बजाय एक इस्लामाबाद हो जहाँ पर अमीर और गरीब सब बराबर हों, सबको यकसा सहूलियात मिलें? मंशूर यही है जो मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद बनने के बाद ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसमें बराबरी की सतह पर सारी सहूलियात होनी चाहिए। ना FGI सेक्टर्स की होनी चाहिए तकसीम, ना दही इलाका और शहरी इलाके की तकसीम होनी चाहिए, क्योंकि सारे जो इस्लामाबाद में बसने वाले वोटर्स हैं उनको तमाम बराबरी की सतह पर सहूलियात मुयसर होनी चाहिए। और जो F सेक्टर में जिस तरह पोश एरिया हमारा FC जो समझा जाता है, अगर वहाँ पे अगर जो सहूलियात हैं वो G और I सेक्टर में भी होनी चाहिए, और जो F सेक्टर में सहूलियात हैं वो हमारे दही इलाके में जो आबाओ अजदाद से लोग यहाँ रह रहे हैं उनको भी वही सहूलियात मुयसर होनी चाहिए, क्योंकि ये तकसीम ख़त्म होगी तो इस्लामाबाद तरक्की करेगा। 5 साल तक आप डिप्टी मेयर रहे, आपको लगता है कि आप किसी हद तक कामयाब हो पाए हैं इस तकसीम को कम करने में? ख़त्म तो ओबियसली एकदम नहीं की जा सकती, काफ़ी हद तक हम कम किया हमने जी। जैसे आप देखेंगे, अब मैं मिसाल दूं कि एक दफ़ा एक फोतगी होगी इधर तरनौल एरिया में, तो वो लोग बड़े परेशान, हमारे चेयरमैन जो थे वहाँ के वो आए कि उन्होंने कहा जी कि इनके कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं दे रहा। तो फिर हम मेयर साहब से बात की, चेयरमैन CDA भी वही थे, हमने कहा जी कि ये तो ज़्यादती है, सेक्टर एरिया वालों कब्रिस्तान की सहूलत मैसर है तो आप दही इलाके वालों को भी दें, जो बेचारा 3 मरले 4 मरले के घर में रह रहा है, अगर वो फोतगी हो जाती है तो वो किधर लेके जाएगा मैयत को। तो वो फिर हमने एक रूल पास किया था कि जो वोटर होगा या जो इस्लामाबाद का रिहायशी है, चाहे वो किराए पे भी रह रहा है, तो हर बंदे को राइट्स हैं कि वो कब्रिस्तान की जो सहूलत है वो जो मैयत को दफनाना है वो दफना सकता है। उसके अलावा जो सैनिटेशन का आपको पता है, देहात जो थे वो कोई सैनिटेशन की टीम नहीं जाती थी, वो हमने वीकली बेसिस पे एक वो ड्राइव शुरू की कि हर यूनियन काउंसिल में जाएंगे, वहाँ से कलेक्शन करेंगे। फिर हमने प्राइमरी कलेक्शन भी शुरू करवाई, घरों से कूड़ा उठाने की, ठीक है जी, वो भी हमने तमाम दही इलाके में की, जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद बनने से पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पानी का मसला अभी भी जूं का तूं ही है। अगर हम I-10 वाली साइड पे चले जाएं, G11 वाली साइड पे चले जाएं, तो यहाँ पर पानी का ज़्यादा मसला है। स्पेशली I-10 सेक्टर की अगर बात की जाए, I-9 सेक्टर की बात की जाए, पानी का मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है। पीने का पानी भी इवन जो है वो मैसर नहीं है, जो CDA की तरफ से जो सरकारी पानी है वो भी नहीं आता, साथ ही साथ बिजली पानी गैस के भी मसाइल हैं। आपने बतौर डिप्टी मेयर जो है वो कितनी सियासी जमातों के साथ
आप कितने दौरे हुकूमत में आप रहे और किसके साथ आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा कॉपरेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिले? देखा जाए जी 3.5 साल जो गुजरे हमारे बड़े अच्छे गुजरे। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो कुछ टाइम बाद शायद खान अब्बासी साहब रहे। तो उस टाइम में हमने कोशिश की कि जितने भी इशू, जैसे स्ट्रीट लाइट का एक दफ़ा इशू आया, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, उन्होंने हमें 1 अरब रुपए तक उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद की लाइट्स ठीक होनी चाहिए। उस टाइम ये था कि हमारा जो जैसे रूल ऑफ बिज़नेस, रूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पास नहीं था, हम अपना बजट नहीं दे सकते थे, हम CDA से लेके फिर आगे खर्च करते थे। तो वो हमें अपनी गवर्नमेंट में जो 3.5 साल थे वो कोई परेशानी का सबब हम नहीं बना। वाटर जैसे टैंकर ख़राब हो गए वो हमने ठीक करवाए, उसके अलावा जो मोटर्स ख़राब हो जाती थी वो रिप्लेस कराते थे, उसके अलावा जो हमारी जो लाइंस थी, जो मतलब पानी की लाइंस हो गई, जो सीवेज लाइन हो गई लादा, उनको हम ठीक करते रिप्लेस किया हमने। उसके अलावा हमने जैसे कुछ ट्यूबवेल्स जिनमें लोगों ने कनेक्शन लगाए हुए थे, समझ लें इलीगल कनेक्शन, वो हमने काटे। हमने आपको याद होगा हमने घरों से जो बाहर जिसका पानी आता था 5,000 रुपये जुर्माना इंट्रोड्यूस कराया। उसके अलावा हमने कमर्शियल जो थे जिसको सर्विस स्टेशन कहते हैं वो हमने गर्मियों में बंद कराए, बाई फोर्स बंद कराए। जो करता था हम जुर्माना भी करते थे और उस पर कार्रवाई भी करते थे मजिस्ट्रेट को साथ लेके। तो हमने कोशिश किया जी कि हम पानी के इशू को, फिर मैंने अब एक करारदाद मैंने ही पेश की थी, उसको पास भी कराया हमने अपने हाउस से। वो हमने किया था कि जितने भी हमारे साफ़ पानी के बरसाती नाले हैं उनके ऊपर छोटे डैम बनाए जाएँ ताकि ये स्टोर हो जाए पानी। अब देखें ये पानी जो मारला के साथ 80% एरिया ऐसा है जो CDA के अपने पास है, एक्विजिशन हुई है, ना लैंड के पैसे देने हैं, सिर्फ उसके छोटे डैम बनाने हैं। रबर डैम पूरी दुनिया ने बना लिए हैं, 2000 से ज़्यादा तो अमेरिका में बन गए हैं, नेपाल तक ने बना लिए। मैंने बड़ी तजवीज़ दी कि आप कोशिश करें कि हमें ये स्कीमें बनाने दें ताकि हम, क्योंकि आप देखेंगे मारला के साथ साथ एरिया सेक्टर एरिया नीचे ना मोटरों की ज़रूरत है ना कुछ, अगर पानी का हम स्टोर कर लेते हैं। हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स और पॉली क्लिनिक बनाया गया है बेसिकली सरकारी मुलाजमीन के लिए, सेक्रेटरीट वालों के लिए। जो पिम्स है उसकी सूरत हाल आप देखें, वहाँ पर मेडिसिन लोगों को नहीं मिल रही, टेस्ट बाहर से लोगों को करवाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्पेंसरीज़ हैं वो मोस्टली डिस्पेंसरीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर बंद है। 42 के करीब जो हैं वो डिस्पेंसरीज़ इस्लामाबाद में कायम की गई थी, जिसमें से हार्डली 12 या 15 जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल हैं, फंक्शनल हैं, बाकी सारी डिस्पेंसरीज़ भी बंद हैं। इस्लामाबाद के शहरियों की अगर बात की जाए तो इनके पास सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ एक पिम्स और पॉली क्लिनिक की ऑप्शन मौजूद है। पॉली क्लिनिक चूँकि सरकारी मुलाजमीन को डील करता है तो पीछे पिम्स, उसकी सूरत हाल भी ये है कि कुछ नहीं वहाँ मिल रहा। ये हेल्थ सेक्टर के इश्यूज़ हैं। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें वो भी आपके सामने सूरत हाल है। बहुत सारी जगहों पर जो है वो लोगों के अप्रोच में नहीं है सरकारी स्कूल, कहीं पर हैं तो उनके भी हालात कोई खातिर ख्वाह अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पानी, बिजली, गैस, कैपिटल के अंदर ये लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल को अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो बतौर मुंतखब नुमाइंदा आप किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? तालीम और सेहत हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है जी, हम इसको रखेंगे। आप देखेंगे इस्लामाबाद में 422 सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें हम कोशिश करेंगे नए कमरे बनवाएं ताकि जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो ताकि वो तालीम भी आलमोस्ट फ्री है वहाँ पे, ताकि लोग अपनी तालीम हासिल कर सकें जो मकामी रहने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो बहुत महंगे हैं। सेहत के हवाले से हम इंशाल्लाह ताला हर यूनियन कौंसिल में बेसिक हेल्थ यूनिट या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनवाएंगे ताकि हर वहाँ पे सहूलत मैसर हो। कम से कम 40 बेड का हॉस्पिटल हमारी मंशूर में इंशाल्लाह शामिल है कि हम इस्लामाबाद में 40 बेड का हॉस्पिटल हर यूनियन कौंसिल में दें। उसके अलावा जो 5 बड़े हॉस्पिटल इंशाल्लाह, जैसे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस दिन अनाउंस भी किया था, PC1 भी अप्रूव हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो वो 5 मेन जो एक तरनोल बनना था संजानी में, उसके अलावा भाराकऊ, रवात और इन एरियाज़ में जो जितने भी कोने बनते हैं इस्लामाबाद के वहाँ बनने थे, वो इंशाल्लाह बनवाएंगे। उसके अलावा यूथ के लिए इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम नौकरियों का जाल बिछाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो इदारे हैं हमारी कोशिश ये होगी कि वो जिस तरह बाकी सूबों के कोटे होते हैं, इस्लामाबाद के कोटे आपको पता है ना होने के बराबर है। हम इस्लामाबाद का एक कोटा मुख्तस करेंगे कि कम से कम जैसे CDA का इदारा है, ICT है या मेन इदारे हैं जो हॉस्पिटल्स बनने हैं, तो ये इनमें जो जॉब का पहला हक है वो यहाँ के लोकल वोटर्स हैं उनका होना चाहिए। उसमें अगर वो अपनी तालीम के हिसाब से पूरा उतरते हैं तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको लेना चाहिए। उसके अलावा अच्छा, हॉस्पिटल्स की आपने बात की, तो हॉस्पिटल्स हमने देखा कि माजी में भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही और पिम्स हॉस्पिटल जो है वो हमेशा से ही खस्ता हाल रहा। अभी भी अगर हम बात करें तो पिम्स के अंदर जो है वो तकरीबन 102 के करीब जो है वो वैकेंसीज़ खाली हैं, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ की।
उसकी वजह से लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 6 काउंटर्स हैं ओपीडी के अंदर, जबकि सिर्फ 2 काउंटर्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। अगर वो 6 के 6 ऑपरेशनल हो जाएंगे तो जाहिर है मरीजों के लिए आसानी हो जाएगी। माजी में भी हमने देखा कि पिम्स हॉस्पिटल को लेकर एक कन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहा मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के दरमियान, और वो कभी हल होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। तो इसको किस तरह से आप हल करेंगे? इसके हेल्थ लिए के इश्यूज बेहतरीन को कानून साजी की ज़रूरत है कि ताकि कानून बन जाए कि ये चीज़ किसके पास रहनी है, कभी ये किसके पास चली जाती है, कभी हेल्थ वालों के पास, कभी कि किस तरफ, कभी कौन देख रहा होता है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। अगर 6 काउंटर हैं तो 6 के 6 खुलने चाहिए। और पिम्स में आप देखें कि लोड इतना ज़्यादा है, आपका KPK पूरा, आपका कश्मीर और इसका जुड़वा शहर इस्लामाबाद पिंडी छोड़ के आप देखें कि पूरा लोड भी पिम्स पे है, क्योंकि मेन बड़ा हॉस्पिटल तो पिम्स है या पोली क्लिनिक है इस्लामाबाद में, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। CD हॉस्पिटल है वो भी मतलब इस लेवल पे नहीं है कि इन दोनों का मुकाबला किया जा सके या कुछ लोड उसका कम किया जा सके। तो हमारी कोशिश तो ये है जी कि 5 नए हॉस्पिटल्स बने बड़े पिम्स लेवल के, तब जाके ये चीज़ें सेट होंगी। क्योंकि इस्लामाबाद की आबादी भी अब देखें कि कोई 28 लाख से तजावज़ कर चुकी है, मतलब अब देखा जाए। और अगर जिस तरह ये CPAC बन रहा है, ये रूट्स बन गए, ये जैसे नए रोड्स बन रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद का सफ़र करीब से करीब तर होता जा रहा है, तो ये मज़ीद आबादियाँ बढ़ेंगी। तो इसलिए नए हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। नए जैसे 102 अगर वैकेंसीज रहती हैं तो वो भी फ़ौरन गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए, ताकि मुकम्मल तौर पर ये सेहत जो बुनियादी मसला है इसको हल किया जा सके। और देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अगर बन जाए ना जी हर यूनियन काउंसिल में 40 बेड के हॉस्पिटल्स, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम लोकल्स के लिए ये मसला हल हो जाएगा हमेशा के लिए। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की जो है वो हल्के के अंदर ज़रूरत है। साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी हमारे साथ थे, उन्होंने हल्के के मसाइल को बताया और ये भी कोशिश की कि किस तरह से जो है वो इनको हल किया जा सकेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी। कुछ हल्के के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी फर्दर बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको इस हल्के में रहते हुए किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और क्या मुंतखब नुमाइंदे उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। सर ये बताइएगा कि इस हल्के में रहते हुए अगर हम बात करें NA46 की या NA47 की, इस्लामाबाद में आप रह रहे हैं, किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है जो आपकी ख्वाहिश है कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा हो वो टॉप प्रायोरिटी पे हल करे? जी यहाँ पे बेसिक नीड्स जो है वो एजुकेशन की है। स्कूल्स नहीं है यहाँ पे, बच्चे बहुत दूर से यहाँ आते हैं या उनको बड़ा सामना है। दूसरा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बड़ा फुकदान है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज सच नहीं है यहाँ पे। तीसरा जो हेल्थ का इशू है जी, ये बहुत अहम है। यहाँ से हमें पिम्स जाना पड़ता है और ये जो हमारा ये एरिया है सेक्टर, इसमें जोन जो है हमारा, इस जोन में कोई हॉस्पिटल नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और सबसे तकरीबन 46 में 11 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनमें कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं। किन मसाइल का सामना आपको यहाँ पर रहते हुए करना पड़ा और माजी में जो गवर्नमेंट्स रही, चाहे वो PDM थी, तहरीक इंसाफ थी या दीगर जितनी भी सियासी जमातें रहीं, क्या समझते हैं कि वो आपके मसाइल हल करने में कामयाब हुई हैं? नहीं जी, इतने मसाइल तो नहीं हल हुए। सबसे पहला तो मसला है ये मुतासरीन का है, जिन्होंने इस्लामाबाद के लिए ज़मीनें दी हैं, उनके काम अब तक भी जो हल नहीं हुए हैं ना, पहला मसला। दूसरा हेल्थ के वाले से जो है ना, इधर के ये एरिया जो पूरा हल्का है, इधर कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। दूसरा इसके बाद जो तालीम के वाले से है, वो बहुत दूर शहर की तरफ, सेक्टर की तरफ लोगों को जाना पड़ता है। ठीक है, इधर इस एरिया में जो देहाती इलाका है, इसमें डिग्री कॉलेज नहीं है, मतलब F10 जाना पड़ता है, F11 जाना पड़ता है। PDM की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं कि PDM ने अपने दौरे हुकूमत में जो इक़दामात किए वो कितने तसल्ली बख्श थे? आप लोग उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं कि नहीं? नहीं, वो एक चीज़ है कि देखें ना, पहले एक गवर्नमेंट बनी है PTI की, ठीक है, उसमें जो 5 साल का मुआहदे हुए हैं ना IMF से, ठीक है, वो 5 साल जो गवर्नमेंट मुंतखब होती है वो मुआहदे करती है। ठीक है, वो नई गवर्नमेंट जो 16 महीने की PDM की आई है ना, जो मुआहदे हुए हैं वो उनको वो तोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, इनका जो महंगाई हुई है 5 साल में, परेशानी सबको हुई है। PTI दौर में भी महंगाई हुई है, नून लीग दौर में भी PDM की गवर्नमेंट भी महंगाई हुई है। उम्मीद है कि आगे मियाँ साहब अगर आ जाते हैं तो गवर्नमेंट इनको मिल जाती है, कामयाब हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि बेहतर की तरफ जाएंगे।
जी बिल्कुल, NA46 और NA47 के जितने भी लोग हैं, जितने यहाँ के रिहायशी हैं, उनका कहना है कि एक तो हॉस्पिटल जो है वो टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए आने वाली गवर्नमेंट और आने वाले सियासी नुमाइंदों के लिए, कि टॉप प्रायोरिटी है कि जो कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स में बनाए जाएँ। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर बेहतर करने की ज़रूरत है, स्कूल और कॉलेजेस बनाने की इस हल्के के अंदर जो है ज़रूरत है। साथ ही साथ पानी का मसला और बिजली का मसला भी अपनी जगह जो है वो बरकरार है। और शहरियों का और आवाम का ये मुतालबा है कि जो भी नुमाइंदा यहाँ से मुंतखब हो उसकी टॉप प्रायोरिटी में ये चीज़ शामिल हो कि हल्के में बिजली, पानी, गैस के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा किन मसाइल का आपको जो है वो सामना करना पड़ता है, और जो मुंतखब होने वाले नुमाइंदे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके हल्के में जब मुंतखब होकर आएँ तो कौन से काम टॉप प्रायोरिटी पे हो? इस्लामाबाद में ना गैस आ रही घरों में, बिजली नहीं है, महंगाई है। अब किस मुंह से हमारे पास आएंगे ये लोग? क्यों? हमने बहुत बर्दाश्त किया, PTI को देख लिया, नवाज शरीफ को देख लिया, जरदारी को देख लिया, सबको देख चुके हैं, कोई आवाम के मेयार पे कोई नहीं उतरा। तो अब किस मुंह के पीछे हम वोट देंगे इनको? अच्छा, गैस का मामला हमने देखा कि बड़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेता है सर्दियों में, पानी का भी मसला गर्मियों में और फिर सर्दियों में भी रहता है। ये मसाइल कोई अवामी नुमाइंदा हल करवाने में कामयाब नहीं रहा। देखिए जी, मैं कल पंजाब से आ रहा था, ठीक है, वहाँ पे 1 घंटा बिजली है और 1 घंटा गैस नहीं है। तो वहाँ के हालात तो देखने, पंजाब का ये हालत है तो ये तो वफाक है, यहाँ सारे बैठे हुए हैं। तो ये बस सिर्फ वो आवाम को वो कहते हैं जी बस इंतखाब करें जी, नवाज शरीफ आ जाएगा, फलाना आ जाएगा तो बेहतर ही हालात जाएंगे। अब मुझे बताएं, मैं आम लोग किधर जाएं, बताएं आप तक। मुझे ये बताएं कि जब वोट होते हैं तो हम देखते हैं कि वोट मांगने के लिए तो सब आ रहे हैं, जब हो जाते हैं तो आते हैं फिर वापस हल्के। नहीं जी, तौबा इस्तग़फ़ार, फिर तो कहते हैं आप कौन है जी, हम तो सीटों पे बैठे हैं, अब हम जानते ही नहीं आप लोगों को, सॉरी बाद में देखेंगे। वो सेंड कर देते हैं, वो टेम्परेरी बस जी फैल होगी, अभी जाएँ। ये तो अब इलेक्शन जब आ रहे हैं तो अभी लॉलीपॉप देने के लिए सब आवाम को फिर आएंगे ये भागे भागे। तो इंशाल्लाह हमने ये मुहिम शुरू की है बॉयकॉट इलेक्शनों से इंशाल्लाह। देखिए, वोट तो देना चाहिए, बहरहाल किसको दें? कौमी फरीज़ा आप बताएं किसको दें? ये तो आपका वोट है, आपने देना है। ये आज प्याज का रेट 250 रुपये है, आलू का रेट 200 रुपये है, टमाटर का 200 रुपये है। तो गरीब आदमी जो छापे लगाने वाला पूरा करेगा? पैसे कहाँ से लेके जाएगा? ये बात ठीक लगता था, गरीब आदमी 4 महीने से बात ठीक नहीं लगाने दे रही सीटी है। जब बच्चों को अपना रोजगार वो कहाँ से कमा के लेके जाएगा? कहाँ जाएगा गरीब आदमी, बताएं? तो वोट ना देना इस मसले का हल तो नहीं? वोट नहीं देना, वो कहते थे ना वोट हमको वो इज्जत दो, अब वोट को हमें इज्जत दो, आवाम को इज्जत दोगे तो वोट डालेगा, नहीं तो हम नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। अगर वोट को आवाम को इज्जत नहीं देंगे तो इस दफा वोट भी नहीं पड़ेगा। किन मसाइल का सामना करना पड़ता है हल्के में रहते हुए आपको? देखें, सबसे पहली बात यह ना कि जो भी जीतता है ना, जब भी कोई जीतता है ना तो इधर का रुख ही नहीं करता, अवामी हलकों का रुख ही नहीं करते। ये लोग दफ्तरों में बैठ जाते हैं, असम्बली में बैठ जाते हैं, रबड़ स्टैम्प बनाते हैं, जो भी हुकूमत जो होती है वक्त, और वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसी को फॉलो करते हैं। बिजली, गैस, पानी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गैस की सूरत हाल तो बहुत बुरी है इन दिनों में तो ख़ास तौर पे, और पानी भी कम आता है, बिजली भी शॉर्ट फॉल चल रहा है। अभी इस सीज़न में ये शॉर्ट फॉल चल रहा है तो आगे गर्मी में पता नहीं क्या होगा। PDM की कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं आप? बहुत बुरी रही है। किसी के पास मंशूर ही नहीं है, ना मईशत का मंशूर है, ना कोई फलाई, ना कुछ सेहत के बारे में, ना कुछ तालीम के बारे में। कम से कम एक सेहतमंद माशरा तो दे ना। क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? बिजली, गैस, पानी है? नहीं, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। गैस बिजली आती है, गैस नहीं आ रही, पूरे इलाके में गैस नहीं आ रही। पानी ठीक है, पानी आ रहा है। और कौन कौन से मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं? बस यही है, गैस का प्रॉब्लम है, गैस नहीं आ रही G12 में, और इलाकों में भी सारे में यही है। सीवरेज का सिस्टम कैसा है? सीवरेज का ठीक है। ठीक है। अब अंदर क्या देख रहे हैं? क्राइम की क्या सूरत हाल है? चोरी, डकैती की वारदातों में कोई नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं और वो क्या इस पर कहना चाहते हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, माइक में मुझे ये बताइएगा कि बतौर शहरी यहाँ पर रहते हुए किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? अगर घर की बात करें, बिजली, गैस, पानी, वो तो डेफिनेटली
यू नो बेटर। हर चीज़ पे हमें मसाइल बढ़ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल बढ़ने की वजह से आपको पता है इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, सबकी वजह से अब लोगों को ज़रूरत ज़िंदगी जो पूरा करने वो मुश्किल हो गया है। जैसे कि किसी को डिफरेंट गरीब लोग हैं जो अपने घर का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये हालात हो गए हमारे मुल्क के। पीडीएम की कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? आई डोंट लाइक पीडीएम। कारकर्दगी की बात करें, कारकर्दगी उसी बेस पे हम इसको ला ही नहीं ना करते पीडीएम को। कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो बेहतरी आई होगी। मुझे नहीं लगा कुछ बेहतरी आई हो। अच्छा ये बताइएगा कि कभी थाने कचहरी जाना आना हुआ किसी मामले में? हाँ, डिफरेंट टाइम हुआ है। कैसा रवैया है थाने का, कैसा माहौल है, क्या समझते हैं कि जराइम कंट्रोल करने में इस्लामाबाद पुलिस कामयाब हो रही है? बेसिकली मैं तो लाहौर से आया हूँ, तो इस्लामाबाद पुलिस का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी पंजाब पुलिस जो लाहौर में है वो बेसिकली डिफरेंट प्लेस पे और रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता जी, रिश्वत और सिफारिश के बगैर। किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको NA-46-47 में? कि आप मतलब खुदा के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन ना कराएं। ये इलेक्शन होगा मतलब फिर ये गरीब आवाम पिसेगी, पहले भी पिसी हुई है ना, मतलब अल्लाह के हुक्म के बगैर मरती है ना जी सकती है। जिए कैसे, टमाटर कैसे, आलू प्याज कैसे बिक रहे, इस पे कोई नज़र मतलब कर रहा है? नहीं, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे ना, जमहूरी अमल है ना। मतलब खुदा के लिए मतलब आप मतलब माशाल्लाह जनरल ज़िया ने मतलब 11 साल हुकूमत की है, इतनी महंगाई आई थी। मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ ने माशाल्लाह आई, गरीबों ने सुकून का सांस लिया। अब मतलब छोटे तबके के मुलाजम और गरीब आवाम पिस रही है। वो मतलब फिर इलेक्शन लड़ के सीटों पे बैठ के गरीबों को, गरीब तो वहाँ पहुँची, गरीबों की पहुँच ही नहीं होती है। गरीब तो मिल ही नहीं, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, और पहुँचते हैं उनके अपने मतलब जो MLA PRO, बाकी आवाम पिस ली है। अच्छा गैस बिजली पानी की क्या सूरत हाल? सब सर मतलब गैस भी आपके सामने है, गैस की भी पोजीशन क्या, कैसे बिल हैं, गरीब ना बिलें दे सकते हैं, और सर पे जब बिलें आती हैं सर पे हाथ रख के रोते हैं, अल्लाह के आगे रोते हैं। मैं अभी नमाज पढ़ के अभी मस्जिद में मस्जिद से निकल के आया हूँ। वो पैदा जिसने मुझे पैदा किया, मैं मस्जिद में अभी रो रहा था। मेरी आंखें देखें रो रो के अल्लाह के आगे अपनी आंखें भी सुझा दी है। अब अल्लाह के आगे रोते हैं और बंदे किसके आगे रोएं? आपके आगे रोएं या हुक्मरानों के आगे रोएं? वहाँ पहुँचते ही नहीं है हम, तो हमारी सुनाई ही नहीं होती है, किसके आगे रोएं? इसी के आगे रोते हैं। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए इलेक्शन ना कराएं। वो ये सियासतदान कहते हैं कि बैरूनी ममालिक की मतलब अमदाद बंद हो जाएंगी। वो जनरल ज़िया के दौर में 11 साल अमदाद नहीं बंद हुई है, करीब मतलब ये मुल्क नहीं चला है। मुशर्रफ के दौर में ये मुल्क नहीं चला है ना। मुशर्रफ साहब आप देखो ना, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो मतलब ये आवाम की मतलब रिक्वेस्ट आवाज़ सुन पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल हम आवाम की रिक्वेस्ट सुन रहे हैं। और हम जनरल ज़िया ने हुकूमत की नहीं, अब मुझे ये बताया कि पीडीएम मेरी बात सुने ना, मेरी रिक्वेस्ट सुने। 11 साल हुकूमत रही, 11 साल में इतनी महंगाई आपने देखी, गरीबों का मतलब रोना आपने देखा, गरीबों का रोना आपने सुना, हुक्मरानों ने सुना। जनरल मुशर्रफ ने 8 साल हुकूमत की, आपने ये किसी गरीब का रोना सुना या देखा? जितना आज ये गरीब रो रहे हैं, ये कोई पार्टी भी जो है मतलब ये सब अपनी सीटों के लिए, अपनी सियासत के लिए अवाम को कुछ नहीं देंगे जी, अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगी ये सियासी जमातें। क्या करेंगी? मतलब मैडम साहब क्या किया है? 70 साल मेरी उम्र है, मतलब इसमें कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगी? अब यही करना है कि मतलब गरीब मतलब जल्द जल्द खुदकशियाँ करके मतलब हार्ट फेल हो गए मरेंगे। अब मैं मस्जिद में ये भी नमाज पढ़ के अभी ये मस्जिद में निकला हूँ, मैं वहाँ रो रहा था। बंदे के आपके आगे नहीं रो रहा था, आवाम के आगे नहीं, अल्लाह के आगे रो रहा था। अगर मुझे कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो अभी रो रहा हूँ ना, खुशी। आप क्यों नहीं रोते? ये क्यों? वोटें भी गरीब लोग देते हैं, नारे भी गरीब लोग आवाम लगाती है। अमीर घर में सोए रहते, गरीबों से वोटें लेके छोटे तबके के मुलाजम वो गरीब आवाम पिस रही है। NA-46 और 47 में एक तरफ पोस्ट सेक्टर्स हैं जहां पर ज़िंदगी की तमाम आसाइशें और तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं, तो
तो वहीं पर कुछ ऐसे सेक्टर्स भी मौजूद हैं जहां पर बिजली, गैस, पानी और तजावज़ात के मसाइल हैं कि कभी हल नहीं हुए, जिनमें G6, I10, I9, I11 और दीगर सेक्टर्स मौजूद हैं जहां पर ना बिजली आती है ना ही गैस का कोई हल नज़र आता है। और पानी की बात की जाए तो कभी कभार पानी देखने को मिलता है। शहरी हमें वही रोना रोते नज़र आते हैं कि माजी में आने वाली हुकूमतों और मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।